हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बड़ोला और आज रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यार आप लोगों ने पुराने सारे लेक्चर देख लिए होंगे रिलेशन एंड फंक्शन के। आज के लेक्चर में जो मेरा टाइप्स ऑफ फंक्शन का डिस्कशन चल रहा था उसी को आगे बढ़ाऊंगा। पर डिस्कशन शुरू करने के पहले एक बहुत शानदार कोट लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, इसको एक बार पढ़ो। क्या शानदार कोट है, मजा आ जाएगा इसको पढ़ के। इफ यू फेल नेवर गिव अप। कभी भी हार नहीं माननी है, हमेशा प्रयास करते हुए रहना है, क्योंकि फेल का मतलब क्या सही बताया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट है लर्निंग का, सीखने का सबसे पहला अटेम्प्ट था, बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, कभी प्रयास करना बंद कर दिया तुमने तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कभी फेल हो रहे हो किसी चीज में, किसी सवाल को कर नहीं पा रहे हो, तो ये सोचना कि यार ये एक अटेम्प्ट था, सीखने को मिल गया बहुत कुछ, अब मैं और मन लगा के पढ़ाई करके और मेरे कॉन्सेप्ट को पावरफुल करके फिर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा और अब मैं फोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को। ये एक हो गया। फिर एंड इज नॉट द एंड। एंड जो है वो एंड नहीं है। मतलब कोई चीज एकदम तुम बोल देते हो ना खत्म हो गई, नहीं। एफर्ट नेवर डाइज, मतलब जो तुम्हारी प्रयास करने की क्षमता है ना वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। उसको लगातार चलते रहना होगा, दिन प्रतिदिन उसको बढ़ते रहना होगा एक्सपोनेंशियली। आज मैं तुमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी सिखाऊंगा, तो वो बिल्कुल सक्सेस का ग्राफ है। उसी तरीके से तुम्हारी जिंदगी भी चलनी चाहिए, एक्सपोनेंशियली तुम ग्रोथ करते चले जाओ। इफ यू गेट नो एज एन आंसर कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा कोई आंसर तुमको मिल रहा है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने खड़ी है, उसमें कूद जाओ और अपनी पूरी शिद्दत लगा दो। जिस चीज में तुम कह रहे हो ना कि ये नहीं हो पाएगा, वही तुमसे हो पाएगा। तो इतनी एनर्जी के साथ आज का लेक्चर शुरू करेंगे। बहुत ही उम्दा कोट हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। इस लेक्चर की शुरुआत एकदम जोश के साथ, कॉपी और पेन निकाल लो, हेडिंग डाल लो, रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर नंबर 3। इंपॉर्टेंट ग्राफ देखेंगे फंक्शंस के, नए नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस करूंगा और यह भी बताऊंगा कि कौन सा फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। आज 11th क्लास का जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जेई के लिए कुछ और लेक्चर प्रैक्टिस सेशन के बनाऊंगा। फंक्शन एक्चुअली 12th में पढ़ाया जाता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th में केवल उसका इंट्रोडक्शन है। बहुत कम बातें फंक्शन की होती है 11th में, तो जितनी बातें जरूरी थी मैंने कर दी आज के लेक्चर में, और मैं कुछ बातें आपको बता दूंगा। कुछ एनसीईआरटी के बढ़िया प्रॉब्लम हम लोग करेंगे और उसके बाद नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, रिलेशन एंड फंक्शन। एनर्जी बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए क्योंकि मजेदार लेक्चर होने वाला है। फंक्शन पढ़ेंगे अलग अलग, उनकी डोमेन निकालना सीखेंगे, उनकी रेंज निकालना सीखेंगे और उनका ग्राफ बनाना सीखेंगे, है ना। कि यार कोई फंक्शन की डोमेन क्या होती है, कोई फंक्शन की रेंज क्या होती है और कोई फंक्शन की ग्राफ क्या होती है। ये तीन ही चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन ही चीजें, कभी ये तीनों चीजें तुम्हें पता है तो तुम फंक्शन के बाहुबली हो। ये तीनों चीजें तुमको पता है कि फंक्शन तुम्हारे सामने जो लिखा है उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है और उसका ग्राफ क्या है। तुमने उस फंक्शन को जान लिया, तुमसे कोई सा भी क्वेश्चन फंक्शन का हिल जाएगा। बढ़े आगे, तो यार ये हेडिंग डाल लो, रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर नंबर 3। और सबसे पहला फंक्शन आप लोगों के सामने पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो मैंने कुछ फंक्शन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे, मैं उनको वापस से नहीं डिस्कस करूंगा। मैंने कांस्टेंट फंक्शन आपको बताया था, आइडेंटिटी फंक्शन आपको बताया था, स्क्वायर फंक्शन बताया था, स्क्वायर रूट फंक्शन बताया था। ये फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो जो स्क्वायर फंक्शन मैंने आपको बताया था ना, वो टाइप ही है पॉलिनोमियल फंक्शन का। पॉलिनोमियल फंक्शन जहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, उन फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ रखा है आपकी 9th क्लास में, 10th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ रखा है। तो पॉलिनोमियल के आगे लगा दिया है फंक्शन, वो फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। तो देखो लिख रहे हैं आप लोगों के सामने कि पॉलिनोमियल फंक्शन दिखता कैसा है। ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है।
मतलब इसकी जो डोमेन होती है, इस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है और इसकी रेंज होती है वो भी रियल नंबर होती है। अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन दिखता कैसा है, तो यार ये मेरा एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, दैट इज यूर वाई ए नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू a3 x की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू an x की पावर n, यहां पर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो स्मॉल n मैंने लिखा है दैट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, एंड ये जितने भी मैंने कोफिशिएंट लिखे हैं a नॉट a1 एंड सो ऑन अप टू an, ऑल द कोफिशिएंट बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ऐसा फंक्शन कभी तुमको दिखता है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, उसकी डोमेन भी रियल नंबर होती है और उसकी रेंज भी रियल नंबर होती है। मतलब ये हर एक एक्स पे डिफाइन होता है और ये हर एक मतलब इनपुट में भी सारे रियल नंबर तुम पुट करोगे तो तुमको आउटपुट भी सारे रियल नंबर मिलेंगे। डोमेन इनपुट, देखो अब मैं बार बार टर्म्स को उनके सिनोनिम से नहीं बुलाऊंगा, तो यार कभी भी मैं डोमेन की बात कर रहा हूं, मतलब मैं कभी भी किसी फंक्शन की डोमेन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं उसकी प्री इमेज की बात कर रहा हूं, मतलब मैं सेट ए की बात कर रहा हूं, है ना। डोमेन की बात करूं या प्री इमेज की बात करूं, मतलब मैं मशीन में क्या डाल रहा हूं कि मुझे आउटपुट, तो यहां पे मैं इनपुट की बात कर रहा हूं, ठीक। जब मैं रेंज की बात करूंगा किसी फंक्शन की, मतलब मैं इमेज की बात कर रहा हूं कि यार ये आइटम डालने पे मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है, ये आइटम डालने पे मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है। तो ये सारी टर्म डोमेन, प्री इमेज, इनपुट, ये सब एक ही बातें हैं। रेंज, इमेज, आउटपुट, ये सब एक ही बातें हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में जो इनपुट होते हैं उसमें भी तुम सारे रियल नंबर डाल सकते हो। मतलब ये वाले फंक्शन में तुम x बिलोंग्स टू रियल, मतलब सारे रियल नंबर ये फंक्शन लेगा और आउटपुट भी सारे रियल नंबर ये फंक्शन देगा। तो जब फंक्शन रियल नंबर सारे ले रहा है, आउटपुट सारे रियल नंबर दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, x बिलोंग्स टू r। अच्छा, इसी को डोमेन का ही हम वेरिएबल यूज क्या करते हैं, x, और रेंज का वेरिएबल क्या यूज करते हैं, y। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गई, x बिलोंग्स टू r, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गई, दैट इज y बिलोंग्स टू r। मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल फंक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या, वो फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर होती है होल नंबर। देखो x की पावर यहां पे 0 है क्योंकि a नॉट लिखा है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 एंड सो ऑन, उसके आगे मैंने कोफिशिएंट लिख दिए। अब ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मैंने बोला ना, तो n कुछ भी हो सकता है, n कैन बी 1, n कैन बी 2, n कैन बी 3। बात समझ में आई। पॉलिनोमियल तुमने पढ़ा है तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। और पॉलिनोमियल फंक्शन की जो खास बात है वो क्या है कि ये सारे इनपुट रियल नंबर्स में ले लेता है और सारे रियल नंबर्स आउटपुट में दे देता है, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज फंक्शन की समझ में आ गई होगी। अब ग्राफ कैसे बनता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो अलग अलग पॉलिनोमियल, जैसे तुमको पता है कभी डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, कभी डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, कभी डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। भाई पॉलिनोमियल फंक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो कभी मैं बात करूं कि यार यहां पर आपने नेचुरल नंबर में n की वैल्यू 1 ले ली, है ना। तो जो आपका पॉलिनोमियल है, मानो ये मैंने एक फंक्शन बना दिया f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x प्लस 2, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यार ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, अब देखो अलग अलग पॉलिनोमियल का अलग अलग ग्राफ बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन, तुमको पता है ये क्या हो गया, x प्लस 2, एफ एक्स क्या होता है y, तो ये हो गया y बराबर x प्लस 2। यार तुमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ बनाना 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 2, तो 0,2 से ये लाइन पास होगी, है ना। और आपने जब y को 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ रही है
जब आपने y को 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ रही है -2, मतलब ये -2 कॉमा 0 से पास होगा। और इधर आपने क्या लिखा, दैट इज आपने जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो ये आएगा आपका 0,2। ये पॉइंट आपका 0,2 हो गया, ये पॉइंट आपका -2,0 हो गया। तो आपकी जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, वो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ये जो ग्रीन लाइन मैंने खींच दी है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ x+2। अब देखो ये सारे रियल नंबर ले रहा है भाई, इसको तुम इनफाइनाइट तक ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, -इनफाइनाइट तक और +इनफाइनाइट तक। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो अलग अलग डिग्री पे ग्राफ अलग अलग बनेंगे। अब जैसे यहां पे मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लेता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका ग्राफ पैराबोला बनता है, ठीक है। और ग्राफ कैसे बना रहे हैं, सिंपली एक्स और वाई को पुट करके। पर अपन ऐसे ग्राफ नहीं बनाएंगे, जब कैलकुलस पढ़ लेंगे ना तो बहुत इजीली तुम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीख जाओगे। अभी के लिए तुमको केवल इतनी बात दिमाग में रखनी है कि पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो भी सारे रियल नंबर होती है, और जो रेंज होती है वो भी सारे रियल नंबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रैशनल फंक्शन। अब यार रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन बहुत आसान है। देखो, अब रैशनल फंक्शन अपन ने रैशनल नंबर पढ़ा है। रैशनल नंबर क्या, p/q फॉर्म। अब उसी में मैंने क्या करा, एक फंक्शन डिफाइन किया f(x). ये मेरा क्या है, रैशनल फंक्शन है। ये मेरा क्या है, रैशनल फंक्शन है ना। f(x) मेरा रैशनल फंक्शन है, तो दैट कैन बी डिफाइंड एज p(x/qx). यहां पर जो px है एंड qx है, दे आर पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। ये क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन अभी अपन ने पढ़ा, जहां पे वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर, क्योंकि a0 से शुरू हुआ था, तो a0 प्लस a1x प्लस a2x की पावर 2, इस तरीके से। तो px एंड qx क्या हो गए आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस। ओके, अब इस फंक्शन की मेरे को कभी डोमेन निकालनी है, इस फंक्शन की मेरे को कभी रेंज निकालनी है, तो हमेशा एग्जांपल लिया करो। जैसे मैंने इस फंक्शन का है ना, रैशनल फंक्शन का एक एग्जांपल ले लिया भाई। ऊपर भी मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल मान लिया और नीचे भी मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल मान लिया। बहुत सिंपली मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि यार मैंने ये एक फंक्शन माना जहां पे px भी मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल है और qx भी मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो मेरे को कभी इसकी डोमेन की बात करनी है ऐसे फंक्शनों में, जब px/qx के फॉर्म में फंक्शन दिया है, और ऐसे फंक्शन की जब मेरे को डोमेन की बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा यार, बहुत आसानी से इस फंक्शन को देखो यार, ये सारी x की वैल्यू ले सकता है क्या। डोमेन मतलब क्या, x की वो वैल्यू जिसपे y क्या हो डिफाइंड। तो सारी x की वैल्यू पे y डिफाइंड है क्या। कभी मैं इसकी कहता हूं कि इसकी डोमेन भी होगी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यार तुम एक चीज देखो, यहां पे डिनोमिनेटर में लिखा x+4, कभी मैंने x की वैल्यू -4 रख दी, कभी मैंने x की वैल्यू -4 रख दी, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब डोमेन में x बराबर -4 नहीं आएगा। तो जब भी रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालते हैं ना, जब भी रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालते हैं, तो डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन दैट विल बी x बिलोंग्स टू r, उसमें से वो वाला एलिमेंट माइनस कर देंगे जिसपे qx बराबर 0 हो रहा है। तो सारे रियल नंबर तो लोगे, पर उसमें से वो x माइनस कर दोगे जिसपे तुम्हारे ये डिनोमिनेटर का फंक्शन जो qx है वो 0 हो रहा होगा। तो qx जिन वैल्यू पे 0 हो रहा है उनको हटा दो। अब जैसे ये मेरा एग्जांपल था, तो इसमें देखो भाई, मेरी जो डोमेन होगी इस फंक्शन की, दैट विल बी व्हाट, x बिलोंग्स टू r, है ना। उसमें से मेरे को एक वैल्यू हटानी पड़ेगी जिसपे x+4 0 हो जाए, मतलब x बराबर 4 मेरे को हटाना पड़ेगा। तो x माइनस r में से मेरे को एक वैल्यू -4 हटानी पड़ेगी, सॉरी, क्योंकि -4 जैसे ही मैं रखूंगा x की वैल्यू, डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, x बिलोंग्स टू r में से -4 नंबर को हटा दो। मतलब सारे रियल नंबर लेने, केवल -4 इसमें डोमेन में नहीं आएगा। अब इसी फंक्शन की कभी मैं रेंज की बात करूं, मेरा फंक्शन मैं वापस से लिख रहा हूं,
दैट इज x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4। अब इसी फंक्शन की मैं रेंज की बात करूं तो रेंज निकालने का एक तरीका होता है। रैशनल फंक्शन की जब भी बात करें मतलब तुमको y की वैल्यू निकालनी है। रेंज मतलब क्या होता है? रेंज मतलब क्या होता है? दैट इज योर आउटपुट। रेंज इज योर आउटपुट। तो जब रेंज आउटपुट है तो आउटपुट है मतलब रेंज क्या है? तुम्हारी y है, दैट इज इमेज। तो इस fx की जगह मैंने y रखा, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4, है ना। अब तुम बोलोगे कि अब क्या करें? तो देखो तुमको y की वैल्यू निकालनी है ना, तो तुम क्या करो, पूरे एक्सप्रेशन को मतलब पूरे इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखो कि तुमने x को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ y। अभी क्या है, ये y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है ना, कि भाई y की वैल्यू x के टर्म्स में लिखी हुई है। अब तुम इसको x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दो। तो वो कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, देखो मैं करके बता रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, इक्वल टू x प्लस 2 किया। अब x वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो ये तुम्हारा हो गया yx प्लस 4y इज इक्वल टू x प्लस 2। इस x को मैं LHS में ले जाता हूं, इस 4y को मैं उधर ले जाता हूं, तो x इधर आया, y माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, और ये 4y इधर आएगा तो 2 माइनस 4y हुआ। x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y अपॉन y माइनस 1। ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y, ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। अब तुम इसको देखो, अब इसको बिल्कुल उल्टा देखो, अब इसको पूरा उल्टा देखो। अब तुमको y की वैल्यू निकालनी है ना, अब तुमको y की वैल्यू निकालनी है, तो y में इस वाले एक्सप्रेशन में सारी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर तुम्हारा 0 हो रहा है। जहां पर तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तुम वो वैल्यू नहीं रखोगे। तो डिनोमिनेटर 0 किस पे हो रहा है? y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो y में हम सारी वैल्यू ले सकते पर y को 1 नहीं ले सकते। तो इसकी रेंज क्या हो गई? y बिलोंग्स टू r में से एक वैल्यू हटा दो, दैट इज -1। तो ये रेंज हो गई इस फंक्शन की। रेंज निकालने का तरीका क्या, कि जब भी तुमको इस तरह का कोई फंक्शन दिया है तो ये क्या है, y मतलब तुम्हारा जो y इज इक्वल टू x में कुछ लिखा है ना, मतलब पूरा एक्सप्रेशन क्या लिखा है, y इन टर्म्स ऑफ x। तो उसको कन्वर्ट कर दो x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब यहां से ये कन्वर्जन करना है। LHS में y था, RHS में x था, यहां LHS में x हो गया, RHS में y हो गया। जैसे ये हुआ कन्वर्जन, उसके बाद वो वैल्यू देख लो जिसपे क्या हो रहा है तुम्हारा, डिनोमिनेटर 0। तो डिनोमिनेटर 0 किस पे हो रहा है, y माइनस 1, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। मतलब तुम यार इस वाले एक्सप्रेशन को देखोगे ना, इस वाले एक्सप्रेशन को देखोगे तो तुम कुछ भी वैल्यू रख लो, तुम कुछ भी वैल्यू रख लो, यहां पे fx कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। ये जो fx है ना, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। ये बात समझने की, ये बात इंपॉर्टेंट है। मतलब रेंज में सारे रियल नंबर आएंगे पर आउटपुट कभी 1 नहीं आएगा। तुम x की सारी वैल्यू रख दो एक्सेप्ट -4। -4 क्योंकि डोमेन में ही नहीं है तो वो रखेंगे ही नहीं। जो चीज सेट ए में ही ना हो, डोमेन मतलब क्या, सेट ए, उसको रखेंगे ही नहीं। तो x में -4 नहीं रखेंगे, और जो सेट b है कोडोमेन में होगा डेफिनेटली ये वाला नंबर भी 1, पर हम नहीं रखेंगे क्योंकि रेंज में 1 कभी नहीं पॉसिबल है, 1 कभी भी पॉसिबल नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर आपने तो एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया, तो देखो यहां पे कभी तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ले लोगे ना, तो सॉल्व करने का तरीका वही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अगेन द सेम लॉजिक, तुमको पता है x की रियल वैल्यू पर डिफाइन हो रहा है ना, तो तुम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन लगाओगे। वो मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों के साथ इस सीरीज में डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं उस वाली पार्ट को अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जब प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन लेंगे तो वहां पे मैं वो भी चीजें डिस्कस कर लूंगा। ये बात समझ में आ गई? पक्का? बड़े आगे चलो। अब आती है बात मॉड्यूलस फंक्शन की। अब मैं अगला फंक्शन हमारा है मॉड्यूलस फंक्शन। इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। अब यार एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा,
मतलब तुम कुछ भी इसमें इनपुट डालो यह हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा। पर हां, जब तुम इसमें जीरो डालोगे तो जीरो देगा। जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नंबर नॉर अ नेगेटिव नंबर। उसके अलावा तुम इनपुट में सारे रियल नंबर डाल दो, आउटपुट जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। समझ गए? तो यार इसका मतलब क्या है कि मैंने 2 लाइनें में पूरा मॉड्यूलस फंक्शन समझा दिया कि इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं, इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं मतलब डोमेन कुछ भी हो सकती है, रेंज पॉजिटिव नंबर और जीरो, पॉजिटिव नंबर और जीरो, क्योंकि जीरो जब इनपुट डालते हैं तो आउटपुट भी जीरो आता है। उसके अलावा जो भी रियल नंबर डालोगे आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। फंक्शन दिखता कैसा है देखो, y बराबर मॉड एक्स, और ये y ही एक्चुअली यूर एफ एक्स होता है। तो इस तरीके से 2 डंडियों के बीच में तुम्हारा x आ गया, 2 डंडियों के बीच में तुम्हारा x आ गया। और ये फंक्शन बहुत कमाल का है। अब इसमें मैं कभी इस फंक्शन में कभी जैसे मानो मैंने -5 डाला, मैं x की वैल्यू -5 डालूंगा तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -5, दैट विल गिव मी द नंबर 5। मतलब मैं नेगेटिव नंबर भी डाल रहा हूं तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अब मैंने x की वैल्यू 0 डाली, मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो मॉड ऑफ 0 इज 0। जब मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव डाली, मानो मैंने x की वैल्यू 5 डाल दी, x की वैल्यू 5 डाल दी, तो मॉड x दैट विल बी इक्वल टू 5, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 5। मतलब तुम एक चीज देखो, 5 5 0, तो रेंज जो है तुम नेगेटिव नंबर भी डाल रहे हो तो भी रेंज पॉजिटिव ही आ रही है, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। तुमने 0 डाला तो 0 आई, और तुमने जब पॉजिटिव नंबर डाला तो पॉजिटिव आई। तो कभी इस फंक्शन की मुझसे डोमेन कोई पूछ रहा है कि यार डोमेन क्या है इस फंक्शन की, तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू r, और कोई इसकी रेंज की बात कर रहा है तो रेंज मतलब y बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी, 0 से लेके इंफिनिटी इसकी रेंज हो गई। अब इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है, इसको ध्यान से समझना कि डोमेन क्या हो गई, तुम इसमें सारे रियल नंबर डाल सकते हो, तुमको आउटपुट क्या मिलेगा? हमेशा 0 से लेके इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव नंबर और 0 मिलेगा। 0 पे क्लोज्ड इंटरवल है, क्योंकि जब तुम x की वैल्यू 0 डालोगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। इतनी बात अपने को समझ में आई। अब देखो, तो जब भी इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो इस फंक्शन को लिखने का एक और तरीका होता है कि यार एफ एक्स बराबर एक्स हो जाए या -x हो जाए। एफ एक्स कब x होगा? जब मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूंगा, और x कब -x होगा? जब मैं x लेस देन 0 लूंगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ना, दिस इज योर मॉड फंक्शन। इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं उस मॉड्यूलस को, मतलब ये वही लिखा है, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बात है। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये दोनों डंडी का कोई सेंस है नहीं, वो x बन के ही खुलेगा। जब x लेस देन 0 है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर तुम इस मॉड्यूलस में डाल रहे हो, तो वो -x बन के खुलेगा। मतलब जैसे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि यार इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो लेट सपोज मैंने कोई इनपुट मान लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मैंने कोई इनपुट मान लिया मानो 8, तो मेरा फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स बराबर एक्स होगा, एफ एक्स बराबर एक्स होगा। तो मैं जब एफ ऑफ 8 की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो वो 8 के बराबर आएगी। अब इसी जगह अब मैं एक ले रहा हूं, इफ एक्स इज लेस देन 0, मैंने कोई नंबर ले लिया, x इज इक्वल टू -4, तो जब मैं f ऑफ -4 निकालने चाहूंगा तो मुझे पता है एफ एक्स क्या हो जाता है? -x हो जाता है। एफ एक्स क्या हो जाता है? -x हो जाता है। जब x में कोई नेगेटिव नंबर ले रहा हूं, मतलब लेस देन 0 ले रहा हूं, मतलब मैंने -4 ले लिया, तो एफ एक्स मेरा क्या हो जाता है? -x। तो जब मैं f ऑफ -4 की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो माइनस ऑफ -4, मेरा जो आउटपुट है वो तो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, दैट इज 4। इसका मतलब ये है कि इसको इस तरीके से भी कहीं लिखा है तो बात वही है, कंफ्यूज मत होना। एफ एक्स को इस तरीके से तुम रीडिफाइन करोगे और ये यूज करेंगे अपन सॉल्यूशन लिखने में, है ना? तो यार अब यहां पे बात आ जाती है कि कभी मैंने इसकी जगह एक फंक्शन लिखा y बराबर मॉड x प्लस 3। ओके, मेरा एक फंक्शन है y बराबर मॉड x प्लस 3। अब इस फंक्शन में
जब मैं इसको रिडिफाइन करूंगा तो यार ये देखो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कभी पॉजिटिव है तो वो वैसा का वैसा खुल जाएगा, पर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ खुलेगा। मतलब यहां पर भी वही बात लग रही है कि यार मैं एफ एक्स को कभी रीडिफाइन करने जाऊं, कभी मैं एफ एक्स को रीडिफाइन करने जाऊं, समझना बात को, एफ एक्स को मैं रीडिफाइन करने जाऊं तो x प्लस 3 कब लिखूंगा और माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 3 कब लिखूंगा? तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है और जब x लेस देन -3 है। -3 एक क्रिटिकल पॉइंट है, -3 पे ये फंक्शन हो रहा है 0, -3 पे ये फंक्शन हो रहा है 0, और मॉड्यूलस फंक्शन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0। तो क्रिटिकल पॉइंट वो जहां पे फंक्शन हो जाए 0, तो यार x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी -3। कभी मैं -3 से बड़े नंबर या -3 भी रखूं तो वो x प्लस 3 ही खुलेगा, और x की वैल्यू -3 से कम करूं तो वो माइनस साइन के साथ खुलेगा। इसका मतलब क्या किया मैंने, x की वैल्यू मानो -4 ले ली जो कि कम है -3 से, तो यहां पर इस तरीके से वो खुलेगा एफ एक्स। इफ x की वैल्यू मेरे को -4 लेनी है तो एफ एक्स माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो -4 प्लस 3 क्या आया, -1 आया, क्या +1। तो जो फाइनल एफ एक्स आया ना वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि तुमको पता है मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं देता है। मेरे ख्याल से यार ये कहानी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आई? पक्का पक्का, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो। डोमेन और रेंज की बात कर ली अपन ने, ग्राफ की बात भी कर लेते हैं। तो ग्राफ की बात करें तो हमने देखा कि y बराबर मॉड x को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यार y x भी हो सकता है, -x भी हो सकता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब x लेस देन इक्वल टू 0 है। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो मैंने क्या किया, ये मेरी y एक्सिस बनाई, ये मेरी x एक्सिस बनाई, है ना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और मैंने ये मेरा पॉइंट है 0,0, दैट इज माय ओरिजिन पॉइंट। और मैंने क्या किया, अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे y बराबर x है। अब y बराबर x को देखो, केवल y बराबर x को देखो, y बराबर x, ये क्या है, जब x की वैल्यू 0, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ही ग्राफ है। मैंने बताया आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, सॉरी, अरे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से, और क्या हो रहा है, ऐसा, ये बन गया y बराबर मॉड x का ग्राफ। ऐसी चोच बनती है यहां पे, ऐसा और ऐसा, v बना, एक v ओरिजिन पे v बना, देखो ये बन गया तुम्हारा y बराबर मॉड x का ग्राफ। यहां पर जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज x बिलोंग्स टू r, रेंज ऑफ द फंक्शन दैट इज y बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी तक। क्योंकि तुम देख पा रहे हो ये नेगेटिव y एक्सिस में तुम्हारा ग्राफ गया ही नहीं, y के ऊपर ही तुम्हारा ग्राफ जा रहा है, अब ये इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये ग्राफ है ना, तुम देखोगे तो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक है y एक्सिस के, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में जैसा बन रहा है वैसा का वैसा लेफ्ट हैंड साइड में भी बन रहा है। तुमको पता है ये स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ। तो बहुत इजीली ये बातें समझ में आ गई होगी। y बराबर मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। मेरे ख्याल से इतना काफी है मॉड्यूलस फंक्शन को जानने के लिए। आप लोग क्वेश्चन बना पाओगे और मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब जैसे मानो यार मैंने एक क्वेश्चन दिया तुमको, y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3, इसका ग्राफ बनाओ।
इसका ग्राफ बनाओ। तो अब मैंने क्या किया, मैंने तुमको बोला देखो सबसे पहले निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट जिसपे y 0 हो जाए, क्योंकि y की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मतलब इस मॉड्यूलस फंक्शन की, इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है रेंज में वो क्या है 0, है ना, क्योंकि यहां पे y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी होता है, x पूरे रियल नंबर ले सकते हो। तो मैं देखूंगा यार x प्लस 3 कहां पे 0 हो रहा है, मैंने देखा x माइनस 3 पे 0 हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, ये बनाई हमने y एक्सिस, ये बनाई हमने x एक्सिस, x की वैल्यू -3, यहां पे y 0, तो ये पॉइंट हो गया -3, 0, फिर ऐसी चोच -3, 0 पे बना देने का। ड्राइंग के लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों के साथ, पर मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपकी -3, 0 पे चला गया ग्राफ। अब एक चीज आप नोटिस करो, जब y बराबर मॉड x का ग्राफ था तो उसका y बराबर मॉड x के ग्राफ में क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला, दैट इज योर ओरिजिन ओनली। जब मैंने x प्लस 3 का ग्राफ बनाया तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। अब देखो ये वाला पॉइंट भी तुम निकाल सकते हो, ये वाला पॉइंट क्या, जहां पे y 0 हुआ, y 0 कब होगा, जब y 0 नहीं है, सॉरी x 0 है, इस y एक्सिस पे कोई पॉइंट निकाल रहे हो तो x 0 है, तो x 0 है, मतलब 0 जब रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3, जब x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। एक और बार, जब मैं x की वैल्यू है ना -3 रखूंगा तो y 0 आ रहा है, ये हो गया। इधर भी ऐसा एक पॉइंट आएगा, जब मैं x की वैल्यू -3 रखूंगा, x की वैल्यू -3 नहीं, सॉरी, है ना, इधर से देखो, जब x की वैल्यू -6 होगी तो y की वैल्यू अगेन 3 होगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों सेम यहां पे -6, 0, तो ये वाला पॉइंट -6, 3 होगा। 3 दो बार आएगा ना, जब x -3 भी होगा तो y 3 आएगा, जब x 0 है तो भी y 3 है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। भाई y एक्सिस पे x 0 होता है, यहां पे y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो x 0 होता है, और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो y 0 होता है। ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है एक बढ़िया सा फंक्शन जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। अब यार ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो यार सिग्नम फंक्शन की मैं कभी बात करूं तो y बराबर f ऑफ x, है ना। अब इसको लिखोगे सिग्नम ओके ऑफ x, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SGN ऑफ x। तो जब सिग्नम ऑफ x की बात कर रहे हैं कि यार फंक्शन लग गया सिग्नम, तो ये फंक्शन में क्या होता है, तुम इनपुट तो सारे रियल नंबर डाल सकते हो। एक चीज देखो, अभी तक मैंने जितने भी फंक्शन तुम्हारे साथ डिस्कस किए, उसकी जो डोमेन है रैशनल फंक्शन को छोड़ के हर में क्या आ रही है, x बिलोंग्स टू r। तो इस फंक्शन में भी जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है दैट इज x बिलोंग्स टू r, मतलब तुम इनपुट में सारे रियल नंबर डाल सकते हो। पर इस फंक्शन में जो आउटपुट होता है, मतलब जो y का वैल्यू होता है, जो रेंज होती है फंक्शन की, वो क्या होती है, दैट विल बी y बिलोंग्स टू -1, 0 और 1। केवल ये 3 नंबर ही आते हैं, -1, 0 या फिर 1, केवल ये 3 नंबर ही ये फंक्शन देता है। तो ये सिग्नम फंक्शन जो है, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें तुमने सारे रियल नंबर डाले पर आउटपुट में केवल 3 नंबर मिलेंगे, दैट इज -1, 0 और 1। जब तुम नेगेटिव नंबर डालोगे, मतलब 0 से छोटे नंबर, तो आउटपुट आएगा -1। जब तुम 0 ही डाल दोगे तो 0 ही आ जाएगा, और जब तुम 0 से बड़े नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर डालोगे तो आउटपुट 1 आएगा। तो इस फंक्शन को कभी मैं लिखना चाहूं दूसरी तरीके से, तो यार fx बराबर, रीडिफाइन कर रहा हूं इस फंक्शन को, है ना, fx बराबर x तो नहीं होता है इसमें, है ना, इसमें क्या होता है, 3 ही आउटपुट आएंगे। तो fx -1
0 1। एफ एक्स या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा। जब x लेस देन 0 है, जब x इक्वल टू 0 है, और जब x ग्रेटर देन 0 है। कहानी समझ में आ रही है? कोई नेगेटिव नंबर डाला तो आउटपुट -1 आएगा, कोई 0 नंबर डाला तो आउटपुट 0 आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर डाला तो आउटपुट 1 आएगा। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई? दैट इज -1 0 1। इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई? दैट इज योर रियल नंबर। इसको नोट कर लो, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। मेरे ख्याल से डोमेन और रेंज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पक्का? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े आगे। तो ग्राफ देखते हैं। ये अपनी y एक्सेस, ये अपनी x एक्सेस। अब सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो x ग्रेटर देन 0 पे, x ग्रेटर देन 0 पे आपका फंक्शन क्या देता है? हमेशा 1 नंबर। इस तरीके से जब x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो 1 आएगा। तो यहां पे अपन ने बिंदी बना दी, मतलब जब 0 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो ये कर दिया। जब 0 से कम नंबर रख रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है? -1। तो यहां पे फिर से ऐसा गोला बना दिया। ये होलो सर्कल का मतलब होता है, ये होलो सर्कल का मतलब होता है कि ग्राफ की जो वैल्यू है ना, जब तुम 0 रख रहे हो तो ग्राफ की वैल्यू, ये जो गोले के ऊपर कलर कर दिया ना मैंने, रंग का येलो कलर कर दिया ना, ये हो जाएगी उसकी वैल्यू। मतलब जब 0 रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब ये गोला इसलिए बना रहे क्योंकि ये ब्रेकिंग पॉइंट है। ये ग्राफ दो जगह ब्रेक हो रहा है ना, ये देखो 0 पे ब्रेक हो रहा है, दो जगह नहीं, मतलब एक जगह ब्रेक हो रहा है। ये समझ पा रहे हो? तो ये ग्राफ यहां से चला, यहां ब्रेक हुआ, फिर वापस यहां से चालू हो जाएगा चलना, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो वैल्यू होती है दैट इज 0, -1 है ना, और ये हो गया आपका 0, 1, और ये आपका हो गया 0, 0। तो ये फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा सिग्नम एक्स का, एफ एक्स बराबर SGN ऑफ एक्स का कुछ ग्राफ इस प्रकार से दिखेगा कि जब तुमने 0 रखी वैल्यू तो 0 ही आंसर आ रहा है। जब 0 से तुम हल्के से आगे गए तो आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। ये तुम्हारी जो लाइन है, दिस लाइन इज योर व्हाट? y बराबर 1 ही रहेगा, कुछ भी वैल्यू रख दो। अब तुमने यहाँ पे x की वैल्यू 4 भी रख दी तो आंसर क्या आएगा? 1 ही। अब तुमने x की वैल्यू -4 रख दी तो आंसर क्या आएगा? -1। तो इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है ना। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। सिग्नम एक्स के ग्राफ में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? बहुत ही बेसिक फंक्शन है यार, कि यहां पर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज x बिलोंग्स टू r, रेंज ऑफ दिस फंक्शन दैट इज y बिलोंग्स टू -1 0 और 1। ये 3 नंबर ही ये देता है, -1 0 1, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, कांस्टेंट लाइन और 0 पे बिंदी है ना, इधर दो ऐसे हॉलो सर्कल। ठीक, बड़े आगे। अब आती है बात GIF फंक्शन की, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF दिखता बहुत प्यारा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लगा हुआ, ये फंक्शन हो गया। अब यार ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x का क्या सिग्निफिकेंस है? इसमें तुम इनपुट, मतलब जो डोमेन है, सारे रियल नंबर डालो, पर इसने बोल रखा है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये केवल इंटीजर ही आउटपुट देता है, ये केवल इंटीजर ही आउटपुट देता है। मतलब डोमेन, जो डोमेन है इस फंक्शन की, वो तो सारे रियल नंबर को ले लेती है, पर जो रेंज है इस फंक्शन की, वो y बिलोंग्स टू इंटीजर ही ये देता है। जो y है ना, वो केवल इंटीजर ही वैल्यू आएगी, मतलब सारे इंटीजर ये आउटपुट में देगा, और ले तो सब लेगा। लेता तो सारे रियल नंबर है, मतलब इसमें x की तुम सारी वैल्यू पे फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डाल सकते हो, पर जो आउटपुट आएगा, मतलब जो रेंज आएगी इस फंक्शन की, वो क्या आती है? इंटीजर आती है। अब इसका मतलब क्या है? अब इंटीजर कैसे आती है? तो देखो, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मानो x की वैल्यू 4.5 है, x की वैल्यू
5.7 है, x की वैल्यू -5.8 है, x की वैल्यू -3.2 है। अब देखो, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बच्चों को मैं समझाते वक्त बोलता हूं कि नंबर लाइन पे उस नंबर को देखो। 4.5 कहां पे आएगा? 3 और 4 के बीच में। पहला क्वेश्चन ये पहला है कि जब मैंने x की वैल्यू 4.5 रखी तो fx की वैल्यू क्या आएगी? तो fx की वैल्यू क्या आएगी? तो जब मैंने x की वैल्यू 4.5 रखी तो fx की वैल्यू, भाई 4.5 4 और 5 के बीच में आएगा, यहां कहीं पे। 4.5 के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर आ जाएगा 4। लेफ्ट में देखना है सबसे बड़ा इंटीजर, तो वो क्या है? 4। अगला क्वेश्चन 5.7, तो 5.7 5 और 6 के बीच में आएगा, यहां कहीं पे 5.7। 5.7 के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 5। सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 5। तो आंसर क्या आएगा fx का? आंसर क्या आएगा fx का? इसको मैं इरेज कर देता हूं। आंसर क्या आएगा fx का? दैट विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। आंसर आ गया तुम्हारा 5। मतलब ये डेसिमल हट गया। माइनस में अब देखो, यहां तक बताता हूं बातें, उसके बाद क्या कर देते हैं कि यार 4.5 था, आंसर आ गया 4। 5.7 था, आंसर आ गया 5। अरे -5.8 है, तो बच्चों को क्या लगता है आंसर आएगा -5? नहीं, इस मशीन में डालोगे तो बात याद रखो, नंबर लाइन पे देखो, -5.8 -6 और -5 के बीच में होगा। भाई -5.8 -6 और -5 के बीच में होगा, यहां कहीं पे। उसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर, उसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? -6। तो जब मैं 5.8 रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर क्या आएगा जब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x की वैल्यू -5.8 रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? दैट इज -6। तो यार ये आखिरी वाला आप लोग खुद ही कर सकते हो। जब मैं -3.2 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? -4। क्योंकि -3.2 कहां पे लाई करेगा? -4 और -3 के बीच में, यहां कहीं पे लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर -4 है, तो आंसर क्या आएगा? -4 आएगा। मेरे ख्याल से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसमें मेरे ख्याल से लगता नहीं कोई कंफ्यूजन होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी तुमसे कुछ भी पूछा है तो उसको देखो नंबर लाइन पे वो कहां आ रहा है और लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो आंसर हमेशा इंटीजर आएगा, और ग्रेटेस्ट मतलब लेफ्ट में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो सबसे पहला इंटीजर होगा वही सबसे ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमने fx को देखा कि यार ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r है, और इसकी रेंज जो है वो y बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो जो इसका ग्राफ होता है ये तुम्हारा y हो गया, ये तुम्हारा x हो गया। तो इसका ग्राफ बहुत प्यारा बनता है। देखो इसका ग्राफ, जब x 0 है, जब x 0 है, 0 से लेके 1 तक, x जब 0 है ना, तो आंसर x 0 से लेके 1 तक तुम कितनी भी वैल्यू ले लो, x की 0 से लेके 1 तक तुम कितनी भी वैल्यू ले लो, x की 0 से लेके 1 तक तुम कितनी भी वैल्यू ले लो, आंसर तुमको हमेशा क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। फिर जैसे ही तुम 1 पे पहुंचे, आंसर कहां पे पहुंच जाएगा? 1 पे। आंसर कहां पे पहुंच जाएगा? 1 पे। तो ये 1 पे डॉट लगाने का इधर करा, मतलब 2 के लेफ्ट तक आंसर कहां पे रहेगा? 1 पे ही रहेगा। फिर 2 से तुम जैसे ही 2 पे पहुंचोगे, 2 पे जैसे ही पहुंचोगे, आंसर कहां पहुंच जाएगा? 2 पर। आंसर कहां पहुंच जाएगा? 2 पर। 2 से 3 तक, 2 से 3 तक, 3 की बात नहीं कर रहा हूं, 2 से 3 तक आंसर कहां पर है? आंसर कहां पर है? 2 पर। जैसे ही तुम 3 रखोगे, आंसर कहां पहुंच जाएगा? 3 पर। कुछ इस तरीके से आंसर कहां पहुंच जाएगा? 3 पर, कुछ इस तरीके से। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया जी ऑफ एक्स मतलब GIF का।
ये बन गया तुम्हारा y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ। इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ये बेसिकली एरो भी बना सकते हो और इसकी जगह तुमको ये, जैसे मैंने पिछले ग्राफ में वो बनाए थे ना हॉलो सर्कल, वो भी बना सकते हो। वो बेसिकली ब्रेकिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं। तो ये है ना, ये कि जब तुमने थ्री रखा तो वैल्यू, जब तुम 3 रख रहे हो तो वैल्यू 2 नहीं है, वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। मतलब जब इनपुट तुमने 3 रखा तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, देखो यहां पे बात समझने की कि y कब 0 होता है, जब x की वैल्यू, y 0 कब होता है, ये वाला y 0 मतलब x एक्सिस के पॉइंट, जब x 0 से लेके 1 तक होता है, 1 पे ओपन इंटरवल, 1 जैसे ही रख दोगे, जैसे ही तुम x की वैल्यू 1 से 2 तक लेोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। फिर y 2 कब हो जाता है, जब x की वैल्यू 2 से 3 में चलती है। 3 पे ओपन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 3 जैसे इंक्लूड करोगे तो y क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अब इधर नेगेटिव में देखना है तो 0 से लेके -1, भाई 0 से लेके -1 में तुम कुछ भी लोगे, है ना, 0 से लेके -1 में तुम कुछ भी लोगे। ये मैं इरेज कर देता हूं, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बातें। इस ग्राफ को कंप्लीट करते हैं अपन। है ना, अब देखो -1 मैंने लिया, उसके बाद मैं क्या लूंगा, मतलब 0 से लेके -1 लिया तो देखो 0 पे तो वैल्यू 0 है, 0 पे तो वैल्यू 0 है, 0 पे तो वैल्यू 0 है ना, 0 पे तो वैल्यू 0 है। 0 से इधर तो यहां पर क्या बना दोगे, एक हॉलो सर्कल -1 पे, है ना, और एक लाइन ऐसा, ठीक। फिर ये तुम्हारा -2 हो जाता है। तो अब जैसे -1 से लेके -2 का कोई भी नंबर लोगे, आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा। आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा। भाई -1 से -2 कुछ भी वैल्यू ले लो, आंसर -2 ही आएगा। तो ये जो एरोज है ना, ये इस तरीके से चलते जाएंगे। अब जैसे यहाँ -3 हो जाएगा आंसर, जैसे -2 और -3 के बीच के कुछ वैल्यूज को देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी -3, दैट विल बी -3। तो इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा GIF का। इंटीजर वैल्यू ही केवल आती है। तो यहां पे मैं कभी बात करूं कि यार y मेरा कब -1 होगा, किस x की वैल्यूज पे, तो x बिलोंग्स टू भाई x बिलोंग्स टू क्या, y कब -1 होगा, y कब -1 होगा, ध्यान से समझना। जब मैं x की वैल्यू -1, 2 सेकेंड, जब मैं x की वैल्यू -1 क्लोज्ड इंटरवल 0 ओपन इंटरवल लेता हूं। y कब -2 होगा, जब मैं x की वैल्यू -2 टू -1 लेता हूं। y कब -3 होगा, जब मैं x की वैल्यू -3 से -2 लेता हूं। ये बात को समझना, ये ग्राफ को देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये देखो, ये जो बिंदी हो रही है ना ऐसी, ये बेसिकली जब 1 रख रहा हो तो आंसर 1 आ रहा है, -1 रख रहा हो तो आंसर -1 आ रहा है, -2 रख रहा हो तो -2 आ रहा है। ये यहां पर होलो सर्कल जहां भी मैं बना रहा हूं, इसका मतलब वो वाला आंसर नहीं लेना है। जब -2 रख रहा हो तो देखो -2 पे ये दोनों जगह दिख रहा है। होलो सर्कल मतलब ब्रेकिंग पॉइंट है, आंसर क्या है, -2 है। बात समझ में आ गई, ये इस तरीके से इसको समझ लिया। ये अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी हो गई। कुछ प्रॉपर्टीज होती है GIF फंक्शन की, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी या सिग्नम फंक्शन भी, ये कितनी बार भी लगे, मतलब किसी फंक्शन पे तुम कितनी बार भी एक इस फंक्शन को लगा दो। मतलब जैसे यहां मैंने एक फंक्शन माना f(x), अब मैंने क्या किया, सिग्नम x, भाई इसका मतलब यही है कि ये सिग्नम x के बराबर है। क्योंकि इसको समझने का एक सिंपल तरीका, कोई एग्जांपल ले लो। मैंने x की वैल्यू 4 ले ली, अब मैंने x की वैल्यू 4 इसमें रखी तो सिग्नम 4 एक पॉजिटिव नंबर, सिग्नम क्या देगा, 1 देगा। अब बचा सिग्नम 1, फिर बचा इधर सिग्नम, तो सिग्नम 1 मुझे क्या देगा, 1, फिर उस पर वापस से सिग्नम लग जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1। फाइनल आंसर 1 ही आया। इधर से तुम केवल एक बार सिग्नम लगाते
तो भी आंसर क्या आता? 1। बात समझ में आ गई? तो सिग्नम कितनी बार भी लगे बात नहीं चेंज होगी, एक ही बात है, ये दोनों का मतलब एक ही है। इसी तरीके से जीआईएफ फंक्शन भी, जीआईएफ फंक्शन भी, जीआईएफ फंक्शन भी कितनी बार भी लगे, भाई एक्स की वैल्यू मान लो 4.5 है, तो पहले जीआईएफ में, पहले जीआईएफ में, पहले जीआईएफ में ही, पहले जीआईएफ में ही आंसर आ गया 4, फिर उस 4 का जीआईएफ 4, फिर उस 4 का जीआईएफ 4, फिर उस 4 का जीआईएफ 4, तो आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब और इसका मतलब, एक बार जीआईएफ लगाओ या 1000 बार जीआईएफ लगाओ, बात एक ही है। तो कंफ्यूज मत होना जब इतनी बार जीआईएफ लगा हो। तो कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, उसको तुम और देख लो। जैसे मानो यार ये एक जीआईएफ है, उसके आगे एक मैंने इंटीजर को ऐड कर दिया, तो मैं ये इंटीजर को बाहर निकाल सकता हूं जीआईएफ से और केवल एक्स पे जीआईएफ लगा सकता हूं। इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने क्या किया, इंटीजर को बाहर निकाल लिया जीआईएफ से और उस फंक्शन पे जीआईएफ लगा दिया। जैसे मानो इसको इस तरीके से समझ लो, 2.2 + 4 है ना, तो ये 4 को बाहर निकाल लो, प्लस 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 2। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? 6.2। 6.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6 है, इधर से भी आंसर 6 ही आ रहा है। तो इंटीजर जीआईएफ के बाहर निकल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जीआईएफ फंक्शन की जो आपको समझ में आनी चाहिए, है ना? अच्छा ठीक है, चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया जाए आपको कि क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले होता क्या है? तो यार आप लोगों ने बचपन से ये पढ़ा है, पावर, किसी नंबर के ऊपर कुछ लिख दिया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, मतलब नंबर के ऊपर पावर में कुछ लिख दिया। ऐसे नंबर्स, ये एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर वाला, है ना? तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की चीजों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इंक्लूड करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है पहले समझते हैं। तो दिखता कुछ इस प्रकार से, y बराबर f(x) बराबर a की पावर x, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब यार ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हो गया, y बराबर a की पावर x, ये तुम्हारा क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यार ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ बातें हमें दिमाग में रखनी है कि अब इसमें भी ये जो इनपुट है ना, ये जो इनपुट है मतलब x की वैल्यू है, इसकी भी जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो रेंज होती है इस फंक्शन की, दैट इज y बिलोंग्स टू, अब ये फंक्शन भी कमाल का है, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है ना, 0 से लेके इंफिनिटी तक आंसर देता है। ये फंक्शन हमेशा 0 से लेके इंफिनिटी तक आंसर देता है। तुम x की वैल्यू कुछ भी रख दो, जो तुम्हारा मन पड़े वो रख दो। अब यहां पर a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x, अब ये आया कैसे? डोमेन x बिलोंग्स टू r, रेंज ये क्यों? तो आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है तो आपको ये सारी बातें पता होगी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पता होगी। तो यहां पे जो ये होता है a, ये जो a है, a को क्या बोलते हैं? तो a को बोलते हैं बेस, a को क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो x है इसको बोलते हैं पावर, एक्सपोनेंट और इंडाइसेस। तो ये a तुम्हारा बेस हो गया, बाकी जितनी भी कहानी है वो पावर हो गई या एक्सपोनेंट हो गई या इंडाइसेस हो गई, ठीक। अब ये जो a है ना, ये जो a है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एक कमाल की बात ये होती है कि a की वैल्यू, ये जो बेस है ना, ये बेस a, ये भी ग्रेटर देन 0 लेंगे। ये जो बेस है ना a, ये ग्रेटर देन 0 लेंगे। a की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 लेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो a है
वो 1 भी नहीं लेंगे। a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये जो a है ये 1 भी नहीं लेंगे, a जो है वो 1 भी नहीं लेंगे, क्योंकि देखो 1 की पावर कुछ भी 1 ही देता है। तो इसमें इस वेरिएबल का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो फंक्शन के तो कांस्टेंट फंक्शन ही बन गया। जब तुम a की वैल्यू 1 ले लोगे, मैंने यार इस फंक्शन में a की वैल्यू 1 ले ली मानो, तो y बराबर 1 की पावर x बन गया। अब 1 की तो कुछ भी पावर बने, आंसर हमेशा क्या मिलता है? 1 ही मिलता है। आंसर हमेशा क्या मिलता है? 1 ही मिलता है। तो यहां पर जो बेस है उसमें ये दो बातें इंपॉर्टेंट है कि a आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं देखो 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर मेरा 0 ही मिलेगा। 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर मेरा 0 ही मिलेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि a 0 भी नहीं हो सकता, a 1 भी नहीं हो सकता। बाकी a की वैल्यू पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। यार ये जो -2 की पावर x होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नहीं लेते हैं। -2 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं माना जाता है। तो तुम बोलोगे कि बेस तो माइनस में होता है, इसको तो हम लिख सकते हैं, पर इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलेंगे। ऐसा लिखना गलत नहीं है, पर दैट इज नॉट अंडर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अपन बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस है, जो कि ये a है, उसमें ये दो बातें इंपॉर्टेंट होती है कि यार a तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूं कि a बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी माइनस कर देना 1। सारे पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1, ये हो गई a की बातें, तो ये फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो यहां पर इस फंक्शन को समझाने के दो तरीके हैं। एक केस ले रहा हूं मैं, केस 1, जब मैंने लिया a आपका 0 से लेके 1 तक, और एक केस मैंने लिया केस 2, जहां पे मैंने a को बोल दिया ग्रेटर देन 1। जब मैं a 0 से लेके 1 तक ले रहा हूं, तो दैट इज माई केस 1। अब उस केस 1 में मैं जब फंक्शन को लिखूंगा तो y बराबर a की पावर x, यहां पर इफ केस 2 में इफ, तो जब केस 1 की बात कर रहे हैं कि यार 0 से लेके 1 तक तुम्हारा बेस है, तो y बराबर a की पावर x, कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने, माना यार 0 से 1 मेरा एक नंबर ले लिया मैंने, y बराबर मानो 1/2 ले लिया, है ना। तो अब ये फंक्शन कैसा बन गया? y बराबर 1/2 की पावर x। अब मैंने क्या करा? x की अलग अलग वैल्यू पे y की वैल्यू को नोट किया। x की अलग अलग वैल्यू पे y की वैल्यूज को नोट किया। कुछ नोटेशंस करते हैं। मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1। मैंने x की वैल्यू 0 रखी, x इज इक्वल टू 0, तो मेरा आंसर क्या आया? 1। फिर मैंने एक नेगेटिव नंबर ले लिया, x इक्वल टू -1। जब मैंने x -1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। भाई -1 लूंगा तो 1/2 की पावर -1, तो तुमको पता है जब पावर नेगेटिव होती है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा? 2, है ना। आंसर क्या आएगा? 2। अच्छा, जब मैंने x की वैल्यू -2 लिया तो आंसर क्या आया? 4। जब मैंने x की वैल्यू -3 लिया तो आंसर क्या आया? 8। जब मैंने x की वैल्यू -इंफिनिटी लिया, इंफिनिटी क्या होता है? एक बहुत बड़ा नंबर एक्चुअली होता नहीं, इंफिनिटी एक कॉन्सेप्ट है। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इंफिनिटी एक कॉन्सेप्ट है जो डिफाइन करता है कि अपन एक बहुत बड़े नंबर की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़े नंबर को जब मैं रख रहा हूं तो यार 1/2 की पावर, इसको समझना, 1/2 की पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या है? 1/2 की पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या है? ये माइनस साइन को मेरे को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसका मतलब 2 की पावर इंफिनिटी है, क्योंकि मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा 2/1 की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। 2 की पावर इंफिनिटी का मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इनफाइनाइट बार लिखा हुआ है। तो जब 2 इंटू 2 इंटू 2 इनफाइनाइट बार लिखा है तो ये पूरा भी एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जब मैं x की वैल्यू -इंफिनिटी रख रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? इंफिनिटी। अच्छा, इसी तरीके से मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो आंसर क्या आया? 1/2। फिर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो आंसर क्या आया? 1/4।
फिर मैंने x की वैल्यू इनफाइनाइट रखी, तो आंसर क्या आएगा? 0। इस बात को भी समझ सकते हो, देखो 1/2 की पावर इंफिनिटी मैंने रख दी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस इंफिनिटी। अब 2 की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तुमको पता है 2 को जब इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो वो इंफिनिटी बनता है। 1/इंफिनिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, जब x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी तो y की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। ये नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू 0 नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली 0 होती है, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है, समझ रहे हो? तो ये जब x की वैल्यू मैंने क्या रख दी? इंफिनिटी रख दी, तो ये जो 1/2 की पावर x फंक्शन है ये कहां पे टेंड कर रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। 0 होता नहीं है क्योंकि इंफिनिटी कोई रियल में नंबर होता नहीं है, तो कॉन्सेप्ट है, तो वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। एक बहुत बड़े नंबर को जब 1 से डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी मतलब 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़े नंबर से किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो। जैसे देखो 1 को तुम डिवाइड करो 100 से तो क्या आया? 0.01। फिर तुमने 1000 से करा तो 0.01। फिर तुमने 10,000 से करा तो तुम 0 के करीब जा रहे हो। तो यार जब इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली तुम 0 के करीब पहुंच गए हो, तो उसको अप्रोक्सीमेट अपन बोलते कि वो दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा देते हैं, है ना, 0 के बराबर। तो ये अपना आ गया जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। अब अगला केस, जब अगला केस, ये तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब a ग्रेटर देन 1 है, जब a ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन का क्या खेल होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इसको समझो। मैंने इतनी वैल्यूज क्यों लिखवाई? ताकि तुमको फील आ पाए। जब मैं ग्राफ बना दूंगा डायरेक्ट तो तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऐसा ग्राफ क्यों बना। तो y बराबर a की पावर x लिया मैंने, a की वैल्यू मैंने मान ली, मानो 2 की पावर x, मतलब a की वैल्यू 2 मान ली, a की वैल्यू मैंने 2 मान ली, है ना। जब मैंने a की वैल्यू 2 मानी तो मेरा फंक्शन क्या हो गया? f ऑफ x। f ऑफ x मेरा क्या हो गया? 2 की पावर x। अब वापस से वही सारी बातें, x को 0 रख के देखो, x को -2 रख के देखो, x को -3 रख के देखो, x को माइनस इनफाइनाइट रख के देखो, x को 1 रख के देखो, x को 2 रख के देखो और x को इनफाइनाइट रख के देखो। तो जब मैंने x को माइनस इंफिनिटी रखा तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 की पावर इनफाइनाइट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू -3 रखूंगा तो ये बनेगा 1/8 के बराबर, इक्वल टू 1/8, है ना। जब x की वैल्यू -2 रखूंगा तो ये बनेगा 1/4। जब x की वैल्यू 1 रखूंगा, मतलब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 1 ही बनेगा। जब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 बनेगा। जब x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 4 बनेगा। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा तो इनफाइनाइट बनेगा अप्रोक्सीमेटली, ये भी, है ना। ये बात तो सबको समझ में आती है, ये बातें सबको समझ में आती है। तो यार ये एक चीज अपन ने एक चीज नोटिस करी कि यहां पर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट थी, मतलब x की सबसे छोटी वैल्यू थी, तो y सबसे बड़ा है क्योंकि इनफाइनाइट सबसे बड़ा नंबर है। तो जब x सबसे छोटा है तो y सबसे बड़ा है। केस 1 में जब बेस तुम्हारा 0 और 1 के बीच में है ना, जब बेस तुम्हारा 0 और 1 के बीच में है, जब बेस तुम्हारा 0 और 1 के बीच में है, तो जब मैं x की सबसे छोटी वैल्यू रख रहा हूं तो y सबसे बड़ा आ रहा है। फिर मैंने x की वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया, x की वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया, x की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करा तो तुम देखो इस वाले केस में मैं x को बढ़ा रहा हूं तो y घट रहा है। भाई पहले सबसे बड़ा नंबर था, फिर 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर कम कम कम, आखिरी में 0 ही हो गया। तो देखो जब मैं x को बढ़ा रहा हूं तो y घट रहा है केस 1 में। केस 2 में x सबसे छोटा नंबर था, x माइनस इंफिनिटी रखा तो y सबसे छोटा आया, दैट इज 0। 0 से बढ़ने ही लगी है फिर वैल्यू। फिर मैंने x को बढ़ाना शुरू किया तो y बढ़ता चला गया।
तो केस 2 में जब मैं x को बढ़ा रहा हूं तो y बढ़ रहा है। तो देखो जब x को बढ़ाऊं और y घटे तो ये होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, कि यार इनपुट को बढ़ा रहे हैं आउटपुट घट रहा है। और जब इनपुट को बढ़ाए और आउटपुट भी बढ़े तो वो हो जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। और वो क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये सारी बातें 12th कैलकुलस में पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग नेचर ऑफ द ग्राफ, डिक्रीजिंग नेचर ऑफ द ग्राफ। अभी केवल फील दिलाने के लिए कि यार एक्स को बढ़ा रहे हैं फर्स्ट केस में तो वाई कम हो रहा है, सेकंड केस में एक्स को बढ़ा रहे हैं, देखो माइनस इंफिनिटी फिर बढ़ाया अपन ने, एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -3 कर दी तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, 0 थी फिर 1/8 1/4 एंड सो ऑन। एक बात समझ में यहां से ये आई कि जो y है, y जो है वो 0 से लेके इनफाइनाइट ही होता है। 0 पे ओपन इंटरवल, इनफाइनाइट पे भी ओपन इंटरवल, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, 0 एग्जैक्टली होता नहीं है फंक्शन की वैल्यू कभी, है ना। तो यहां पे मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार मेरा जो फंक्शन है y बराबर a की पावर x, तो कभी मैं इसके ग्राफ बनाना चाहूं तो इसके दो ग्राफ बनेंगे कि यार एक तो कि a जब 0 और 1 के बीच में हो केस 1, और एक a जब 1 से बड़ा हो। तो देखो ग्राफ कैसे बनेंगे, ये तुम्हारी y एक्सिस, ये तुम्हारी x एक्सिस। जब a 0 और 1 के बीच में तो तुम देखो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी तो y कहां जा रहा है? इनफाइनाइट पे, है ना। यहां पे कब x 0 हो जाता है? x को 0 रखते तो y की वैल्यू क्या आती है? a की पावर 0 1, मतलब ये एक पॉइंट हो गया, दैट इज योर 0,1। और जब तुम x की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हो, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हो और ये 0 से लेके 1/2, मतलब मैं ये इसका ग्राफ बना रहा हूं, y 1/2 की पावर x का, क्योंकि a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो मैंने मान ली 1/2, लेट a इक्वल टू 1/2, है ना, लेट a इक्वल टू 1/2। तो मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो मेरा ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या हो रहा है ये समझ पा रहे हो कैसा ग्राफ बनेगा? ये कुछ ऐसा 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 ऐसा, जैसे जैसे जाओगे वो 0 के करीब पहुंच जाएगा, कुछ इस प्रकार से। और जब तुम्हारा a ग्रेटर देन 1 है, जब a ग्रेटर देन 1 है तो जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसा। ऐसा। और मैं बोल रहा था ना सक्सेस का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, एक्सपोनेंशियली, आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में। ये अगेन तुम्हारा वही पॉइंट है 0,1, क्योंकि इसमें भी जब 2 की पावर x का ग्राफ देख रहे हैं, ये y बराबर 2 की पावर x का ग्राफ है, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, जब a 0 और 1 के बीच में तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ये थोड़ा सा ऐसा कर्व आता है ना, ये सीधा बन गया मेरे हाथ से, ये इस तरीके से, इस तरीके से। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो ये अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ हो गए। इतनी बातें समझ में आई। ये ग्राफ देख लो, डिक्रीजिंग नेचर का है, एक्स को बढ़ा रहे हो तो वाई कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, यहाँ एक्स को बढ़ा रहे हो तो वाई ज्यादा होते जाता है। ये तुम्हारा सक्सेस का ग्राफ होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी का ग्राफ होना चाहिए कि यार मेहनत देखो। बेसिकली ये जिंदगी में इस तरीके से बोलते कि यार एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो, हर चीज में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो शुरू में बहुत मेहनत करी, फल बहुत कम मिला, पर यहां के बाद मेहनत करते जाओ, फल भी लपक के मिलते जाएगा। तो इस तरीके से इसको समझ लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ काफी इजीली आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और आज के लेक्चर का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज माय लॉगरिथमिक फंक्शन।
लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन और रेंज सब समझ में आ गई। y बराबर a की पावर x, डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज x बिलोंग्स टू r, रेंज ऑफ द फंक्शन दैट इज y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। अब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है? दैट इज इनवर्स। लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है? दैट इज इनवर्स इनवर्स ऑफ अभी जो अपन ने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स तुम्हारा क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन दिखता कैसा है? तो y बराबर एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। अब यहां पे भी बेस वही है a, तो ये बेस की जो वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू क्या होगी? a शुड बी ग्रेटर देन 0 बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बातें सेम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में थी वैसा का वैसे ही ये बेस होता है। इसको पढ़ते कैसे? लॉग। रीड कैसे करते? लॉग टू द बेस लॉग x। इसको रीड कैसे करोगे? रीड एज log x टू द बेस a। ठीक है, ये बातें हो गई है ना। अच्छा, अब यहां पे है ना इनपुट में कुछ क्राइटेरिया आ जाते हैं। यहां पे इनपुट सारे रियल नंबर तुम नहीं रख सकते हो। अब क्योंकि ये इनवर्स होता है तो इसको सोचो। लॉगरिथमिक फंक्शन को सोचने का तरीका क्या है कि ये बेसिकली बना कैसे फंक्शन कि भाई a की पावर y बराबर x, ये इससे बना, ये इससे बना। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है ये बेसिकली, है ना। तो इनवर्स निकालना मैं 12th में तुमको सिखाऊंगा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। पर बेसिकली ये इनवर्स है लॉगरिथम, मतलब किसका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो मैंने एक चीज तुमको बताई थी जब मैंने रिलेशन एंड फंक्शन में इनवर्स रिलेशन तुमको सिखाया था कि डोमेन रेंज हो जाती है, रेंज डोमेन हो जाती है। तो जो अपन ने डोमेन पढ़ी किसकी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। क्या पढ़ी? दैट इज x बिलोंग्स टू r, है ना। और रेंज क्या पढ़ी? रेंज क्या पढ़ी? रेंज अपन ने पढ़ी कि यार केवल पॉजिटिव नंबर निकलते हैं, तो वो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? डोमेन। वो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? डोमेन। तो इसकी डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन दैट इज x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर, तो अपन बोलेंगे x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, है ना। x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। और जो इसकी रेंज होगी, इस फंक्शन की जो रेंज होगी दैट विल बी y बिलोंग्स टू, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन सारी वैल्यू देगा। लॉगरिथमिक फंक्शन सारी वैल्यू देगा, तो y बिलोंग्स टू r। ये इसकी रेंज हो गई। क्योंकि ये इनवर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, और जो उसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी। उस तरीके से अपन ने डोमेन और रेंज इस फंक्शन की लिख दी। तो यार डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या आ गया अपना? दैट इज रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन x बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी तक। मतलब यहां पे जो ये x जा रहा है ना, ये पॉजिटिव नंबर ही जाएगा। मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं x ग्रेटर देन 0। और जो रेंज है इस फंक्शन की, RF, दैट इज y बिलोंग्स टू r। भाई रेंज सारे रियल नंबर इसके होंगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपकी डोमेन हो गई और ये आपकी रेंज हो गई। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब इसका ग्राफ भी देख लो एक्सपोनेंशियल क्या लॉगरिथमिक फंक्शन का। अच्छा, तुमको लॉग खोलना तो आता है, सॉल्व करना आता है लॉग। जैसे मानो मैंने तुमको कुछ सवाल दिया कि यार log 4 टू द बेस 2 log रूट 27, है ना, टू द बेस 3 रूट 3 log 1/4 टू द बेस, मतलब 2 टू द बेस 1/4। इनके आंसर बताना जरा। तो देखो लॉग को सॉल्व करने का तरीका क्या कि 2 की पावर क्या रखूं कि 4 आ जाए, 2 की पावर क्या रखूं कि 4 आ जाए। मतलब बेसिकली जो पावर होते हैं वो आंसर होते हैं। जो बेस, ये बेस है, इसको बेस बोलेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन में भी इसको बेस बोलेंगे।
तो जो बेस की पावर क्या रखूं कि 4 आ जाए, तो 2 की पावर 2 रखूंगा तो 4 आएगा। ऐसे ही 3√3 की क्या पावर रखूं कि √27 आ जाए, तो √27 होता क्या है, √27 इज 3√3 ओनली। तो 3√3 की पावर 1 रखूंगा तो √27 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 3√3 ही लिखा है। √27 इज नथिंग, इट इज जस्ट 3√3। तो जब भी ऐसा हो कि यार नंबर और बेस सेम हो, तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि तुमको पता है किसी भी बेस की पावर कभी 1 है तो वो खुद ही नंबर ही आ जाएगा। मतलब बेस की पावर 1 इज इक्वल टू द नंबर। ये बेसिकली नंबर है, इसको इस तरीके से समझ लो। ये बेस था, बेस की पावर 1 कर दोगे तो 3√3 ही आ जाएगा। अब ये वाला देखो, 1/4 की पावर क्या मैं रखूं कि 2 मिल जाए, 1/4 की पावर में क्या रखूं कि 2 मिल जाए। तो देखो 1/4 की पावर कभी मैंने -1/2 रख दी, तो देखो इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दैट इज 4 की पावर 1/2, और 4 की पावर 1/2 इज √4, दैट इज इक्वल टू 2। आपको पता है स्क्वायर रूट फंक्शन में आंसर क्या आएगा, 2 ही लिखा है यहाँ पे। तो पावर क्या रखी मैंने, -1/2, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1/2। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ये आइडिया आपको पता होगा कि ये जो है ये बेस है, आंसर जो आता है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर होती है वो तुम्हारा आंसर होता है। तभी तो मैंने कहा था कि डोमेन रेंज हो जाती, रेंज डोमेन हो जाती है ना। तो जो पावर अपने को एक्स को अपन पावर बोलते थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वो यहां पे वाई हो गया, वो यहां पे वाई हो गया। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में आपको अगेन 2 केस बनेंगे, जब बेस आपका 0 और 1 के बीच में होगा, और जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड इफ a इज लाइंग फ्रॉम 0 to 1, तो ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई, है ना। तो जब 0 और 1 के बीच में है a, है ना, 0 और 1 के बीच में a है, तो बेसिकली तुमको एक चीज तो पता है कि यार जो डोमेन है वो रियल नंबर है। मतलब यार ये फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, ये फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के इधर ही, इधर तो कुछ भी नहीं बनेगा, इधर की साइड लेफ्ट साइड में तो कुछ भी ग्राफ नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताना, मुझे एक चीज बताना, जब मैंने ये मेरा फंक्शन था y बराबर log x to the base a, अब यहां पे मैंने इफ a मान लिया मैंने 1/2, है ना। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो जब 1/2 की पावर 0 हो जाती है, 1/2 की पावर 0 हो जाती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। 1/2 की पावर 0 हो जाती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो आंसर मतलब 1/2 की पावर 0 मतलब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। तो ये 1,0 से पास होगा, ये 1,0 से पास होगा, है ना। और जब x की वैल्यू, मतलब देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि जब y की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट रख दी, यहां पर y की वैल्यू इनफाइनाइट रख दी, है ना। y की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, जब मैं क्या कह रहा हूं 1/2 की पावर इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू मतलब टेंडिंग टू 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, बिल्कुल देखना आप ध्यान से, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा ऐसा। और जब a ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे, जब a ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ग्राफ जो होगा, जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। ये वापस से आपका आ गया 1,0। तो देखो इधर भी जैसे जैसे तुम x को बढ़ा रहे हो तो y क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये डिक्रीजिंग होता है। जब बेस तुम्हारा 0 और 1 के बीच में होता है ना, तो ग्राफ कैसा बन रहा है, डिक्रीजिंग। और जब तुम्हारा बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा बन रहा है, इंक्रीजिंग। x को बढ़ा रहे हो तो y बढ़ रहा है, x को बढ़ा रहे हो तो y बढ़ रहा है। तुम देख भी पा रहे हो, जैसे ये मैंने किसका बनाया, log x to the base 2, मान लो उसका ग्राफ है। तो क्या मैं पावर रखूं, देखो मैंने जैसे ही x की वैल्यू, मतलब देखो ये कब 0 होगा, जब y -∞ होगा, y जब -∞ होगा तो ये 0 होगा, है ना। और ये कब इनफाइनाइट होगा, जब y इंफिनिटी हुआ, मतलब 2 की पावर इंफिनिटी पे x कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये बन गया तुम्हारा log x to the base 2 का ग्राफ,
और ये तुम्हारा बन गया y बराबर log x टू द बेस 1/2 का ग्राफ। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। देर इज नो सच कंफ्यूजन। ये इस तरीके से ग्राफ बनते हैं, ये आपको दिमाग में रखने हैं। ये कभी दिमाग में है डोमेन और रेंज आपको पता है, तो रिलेशन एंड फंक्शन के आप बन गए हो बाहुबली। आप बन गए हो बाहुबली, आपसे कोई सा भी सवाल हिल जाएगा। ये बस बातें पता होनी चाहिए। अब देखो, किसी को लॉग फंक्शन के बारे में चीजें नहीं पता है, तो मैंने लॉग का बेसिक एक वीडियो बना रखा है। मैं लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आई बटन पे डाल दूंगा। लॉग पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है जहां पे मैंने बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि यार लॉग में कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बहुत डिटेल में उसका डिस्कशन किया है। वो वाला वीडियो देख लेना, बहुत कमाल का वीडियो है। जिसको लॉग का कुछ भी नहीं आता है वो वीडियो देखेंगे तो वो एकदम चैंपियन बन जाएंगे। और ये ग्राफ कभी तुमने समझ लिए तो बस सवाल बनाना शुरू कर दो, सारे सवाल तुमसे बन जाएंगे। तो मैं कुछ सवाल तुमको करा देता हूं किताब के, और 11th का अपना ये लेक्चर में पूरा समाप्त। तो अब क्वेश्चन करते हैं, अप्लाई करते हैं जो हमने सीखा है, जो हमने कॉन्सेप्ट को सीखा है उनको अब अप्लाई करते हैं। कुछ प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम आप लोगों के सामने लिखा है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को यहीं पे पॉज करो, है ना, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इसका सॉल्यूशन अपने आप से बनाने की कोशिश करो। और सॉल्यूशन कभी बन गया है तो फिर वीडियो को रिज्यूम करो और देखो यही आंसर आ रहा है या कुछ और। तो यार डोमेन की बात करिए, मतलब डोमेन क्या होती है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन हो। अब मेरा फंक्शन यहां पे लिखा हुआ है कुछ एफ ऑफ एक्स, क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस 6। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फंक्शन दिया हुआ है। इसकी डोमेन पूछिए, इसकी क्या पूछा है, डोमेन। अब यार ये मेरा जो फंक्शन है इसकी डोमेन निकालनी है, तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को देखें। तो हमें पता है डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। इसमें एक और बात है कि अंडर रूट लगा हुआ है तो डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होगा, प्लस पॉजिटिव होगा। मतलब ये जो अंदर जितनी भी क्वांटिटी लिखी है, ये जो भी लिखा है ना, ये जो भी लिखा है दैट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। वो ना ही 0 हो सकता है क्योंकि अंडर रूट के अंदर 0 हो सकता था, मगर वो डिनोमिनेटर में लिखा है तो 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे अपने दो कंडीशन लगाई डोमेन निकालने के लिए कि यार ये डिनोमिनेटर वाला है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। सेकेंडली एक और बात कि वो एक अंडर रूट के अंदर लिखा है तो वो एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अब यार इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना मान के सिंपल एक एक्सप्रेशन मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, x प्लस 2 है ना, और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस x और ये माइनस 6, ये बन गया। अब यहां पे लगा दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब यहां पे लगा दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, यहां पे लगा दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सॉल्व कर दिया, इस तरीके से हो गया। अब देखो, अब मेरा जो सवाल है वो क्या है कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ऑफ 2 है ना, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ऑफ माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब मैं कभी क्रिटिकल पॉइंट की बात करूंगा तो वो मेरा क्या आएगा, एक आएगा -2 और एक आएगा 3। अब 3 से बड़ा कोई भी मैं नंबर लूं, 3 से बड़ा मैं कोई भी नंबर लूं तो यार ये 0 ही बन रहा है। देखो मैंने 3.1 लिया, 3.1 लिया तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 3 ही, 3 माइनस 3 0 ही बन जाएगा। तो यहां पे आगे का एक नंबर और लिखा मैंने 4। अब यार 4 में जैसे ही रखूंगा, देखो 3 और 4 के बीच में मैंने कोई भी नंबर लिया तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, क्योंकि ये 0 बन रहा है और 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी के साथ भी करेंगे तो 0 आएगा। तो 3 और 4 के बीच में मेरे को कोई भी नंबर नहीं लेना रहेगा। मैंने अगला नंबर लिया 4 पे मैं देखूंगा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 4 से लेके इनफाइनाइट तक ये आएगा पॉजिटिव। यहां पर तो ये 0 बन गया, यहां पर तो ये 0 बन गया। मैं दूसरे पेन से कर देता हूं, ये पॉजिटिव आया, फिर ये 0 आया, है ना। अब -2 और 3 के बीच में मैंने कोई नंबर ले लिया 1। मैंने जैसे यहां पे 1 लिया ना तो 1 + 2 पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, तो ओवरऑल एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। हमको लेना पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो भी नहीं लेंगे, है ना।
अब -2 से पीछे आए अपन, -2 से पीछे आए, तो -2 से जैसे ही मैंने एक हल्का सा छोटा मतलब नंबर लिया, दैट इज -2.1, तो -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -3, और इधर क्या आ जाएगा? ये आया -3, है ना, और ये क्या आएगा? +2, एक नेगेटिव नंबर, और -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 एक नेगेटिव नंबर, ये -6 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। तो मेरे को पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेनी थी, तो जो मेरा x बिलोंग्स टू आया वो कहां से कहां तक आया? -∞ से -2। अब -2 पे ओपन इंटरवल लगाएंगे कि क्लोज्ड? -2 को नहीं ले सकते क्योंकि -2 पे ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, मेरे को ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ओपन लगाऊंगा, यूनियन 4 पे क्लोज्ड लगाऊंगा क्योंकि 4 पे पॉजिटिव नंबर ही मिल रहा था, 4 से लेके इन्फिनिटी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। -∞ से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, बहुत ही बेसिक सवाल था, मगर यहाँ पे GIF फंक्शन का कैसे यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये नंबर लाइन बनाना है, सोचना है। यहाँ पे बच्चों ने बताओ मैक्सिमम ने आंसर दिया होगा -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि कभी ये GIF नहीं होता, कभी ये GIF नहीं होता, तो इसका आंसर वही होता -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यहां पे GIF है तो आंसर 4 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में भी जितने भी नंबर है तुम पुट करोगे तो 0 बन रहा है, पर मेरे को चाहिए ग्रेटर देन 0, मेरे को चाहिए ग्रेटर देन 0। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब रीडिफाइन करना है इस फंक्शन को, इस फंक्शन को रीडिफाइन करना है यार, ये फंक्शन को क्या करना है? रीडिफाइन, मतलब इसकी देखो आपको x की वैल्यू दे रखी है, कहां से कहां तक? -3 से 3 तक। फंक्शन क्या है? f(x) mod of x - 2 प्लस 2 - x। ये मॉड्यूलस को हटा के सिंपल फंक्शन बनाना है। रीडिफाइन मतलब कि यार जैसे y बराबर mod x होता है, तो इसको अपन ने एक और तरीके से लिखना सीखा है कि y बराबर x होगा और y बराबर -x होगा, कभी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और कभी x लेस देन 0 है तो -x होगा, तो ये रीडिफाइन हो गया फंक्शन। इसी तरीके से इसको रीडिफाइन करना है, तो देखो -3, अब देखो इन दोनों मॉड्यूलस फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 2 ही है, ये भी 2 - 2 0 हो रहा है, ये भी x की वैल्यू 2 पे 0 हो रहा है, मतलब इन दोनों का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2 ही है। तो ये मैंने 2 लिख दिया, फिर एक -3 लिख दिया और एक 3 लिख दिया। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में मतलब मैंने जब x की वैल्यू 2 से बड़ी ली, x की वैल्यू 2 से बड़ी ली, तो ये वाली क्वांटिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव क्वांटिटी। कभी मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो वो वैसी की वैसी निकलती है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो वो वैसी की वैसी निकलती है, मतलब ये x - 2 की तरह ही निकलेगा जब मैं x की वैल्यू 2 और 3, x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक लूंगा, तो ये x - 2 की तरह ही खुलेगा। पर 2 - x मैंने कोई सा भी नंबर लिया 2.5, तो 2 - x से नेगेटिव क्वांटिटी खुल रहा है। अब यार नेगेटिव क्वांटिटी को कोई पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये 2 - x, क्योंकि 2 - x 2 से लेके 3 में एक नेगेटिव नंबर दे रहा है, पर वो नेगेटिव नंबर को मेरे को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? माइनस साइन लगा दूंगा और इधर लिख दूंगा 2 - x। ठीक, इसी तरीके से अगला क्या? जब x 2 और -3 के बीच में रहेगा, तो जैसे x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 - 2 ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, अब नेगेटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन लगा दूंगा, है ना, और ये 1 पे पॉजिटिव आ रहा है तो इसको एज इट इज खोल दूंगा। तो बस ये रीडिफाइन हो गया फंक्शन, ये फंक्शन रीडिफाइन हो गए। क्या क्या हुआ? दैट इज x - 2, है ना, माइनस ऑफ 2 - x और माइनस ऑफ x - 2 प्लस 2 - x, ये फंक्शन हो गया y, है ना। कब? जब x 2 और 3 के बीच में है, जब x 2 और -3 के बीच में है, कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। तो बस ये आ गई बातें समझ में। अब इसको वापस से लिख दो अच्छे से। तो
x माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4 और इधर माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो ये माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2x। जब x कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 3 तक और माइनस 3 से 2 तक। इस तरीके से हो गया ये फंक्शन, इस तरीके से हो गया ये फंक्शन। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं होगा आप लोगों को, तो ये अपना आ गया। ठीक है, बड़े आगे तो ये रिडिफाइन हो गए फंक्शन। मतलब यार यहां पे एक लॉजिक समझ में आ गया कि जब भी मॉड्यूलस फंक्शन की बात होगी, मॉड्यूलस फंक्शन की बात होगी, तो जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है, जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है, अब जैसे देखो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स मॉड का कभी तुम ग्राफ बनाना चाहोगे ना, तो ये x2 है ना, तो इस 2 माइनस एक्स का 2 से बड़े में, 2 से बड़ा कोई नंबर लो, तुम 2 से बड़ा कोई सा भी नंबर ले लो, तुमने 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, मतलब ग्राफ तो इसी तरीके से बन रहा है, ग्राफ तो इसी तरीके से बन रहा है 2 माइनस एक्स का भी। जैसा x माइनस 2 का बना था वैसा ही 2 माइनस एक्स का भी बनेगा। पर बात समझने की ये है, बात समझने की ये है कि यार जब मेरा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर मैं कभी ले रहा हूं इसमें से, है ना, 2 माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, मतलब x लेस देन इक्वल टू 2 पे जब 2 की वैल्यू छोटी ले रहा हूं 2 से, तो ये एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है, ये एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है। ग्राफ दोनों का सेम बनेगा, x माइनस 2 के मॉड का भी और 2 माइनस एक्स के मॉड का भी, ग्राफ सेम बनेगा। पर बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये x लेस देन 2 पे, x लेस देन 2 पे पॉजिटिव नंबर है, x ग्रेटर देन 2 पे ये एक नेगेटिव नंबर बन जाता है। जैसे तुमने 4 रखा तो ये नेगेटिव नंबर बन गया, तो नेगेटिव नंबर बन गया तो माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स करके खोलेंगे, समझ गए, क्योंकि ओवरऑल एब्सोल्यूट फंक्शन में पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है, तो उस लॉजिक से इसको समझ सकते हो। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है ये। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ समय के लिए भूल जाओ, सिंपल क्वाड्रेटिक दिख रही है ये, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया तो क्या बना, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब लगा दो, अब लगा दो, है ना, अब लगा दिया तो x माइनस 2 x माइनस 3, क्रिटिकल पॉइंट 2 3, 2 3 इक्वल टू 0 चाहिए यार, 2 और 3। अब देखो 2 से छोटा नंबर कोई सा भी लोगे, 2 से छोटा नंबर कोई सा भी लोगे और 3 से बड़ा कोई सा भी नंबर लोगे, तो देखो यहां पे 4 ले लो एक और एक 1 ले लो, तुमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। 2 से छोटा नंबर कोई सा भी लिया तुमने, जैसे मानो तुमने लिया 1.5, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 1 माइनस 2 नेगेटिव नंबर, 1 माइनस 3 नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब ओवरऑल ये एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव। यहां पे इनइक्वालिटी भी हो तो भी सॉल्व कर लोगे, और इक्वल टू 0 दे दिया तो बहुत ही आसान है। पर मैं इनइक्वालिटी को भी करना सिखा रहा हूं, इसलिए मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि या मानो इक्वल टू 0 की जगह ग्रेटर देन 0 साइन होता तो क्या करते, तो नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट करते। इधर कितने भी नंबर तुम ले लो, हमेशा ये क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, 1 नहीं, इंफिनिटी तक चले जाओ पॉजिटिव ही आएगी, मतलब इधर सारे नंबर पॉजिटिव है। देखो -3 रख के देखो, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3, ये नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल क्या आ गया, ये पॉजिटिव। अब 2 और 3 के बीच में कोई नंबर लो, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होता है, तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, यहां से लेके यहां तक ये 0 बनेगा। फिर 3 से लेके 4 तक में भी ये वैल्यू क्या दे रहा है, 3 3 3 3, तो 0 ही बनेगा, क्योंकि 3.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही होता है, और 3 माइनस 3 0 ही हो जाएगा। 4 को नहीं लेंगे, 4 तुमने जैसे ही रखा, 4 तुमने जैसे ही रखा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी बनने लग जाएगा वापस से, 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 2, तो ये वापस से पॉजिटिव क्वांटिटी बनने लग गया। तो 2 से लेके 4 तक, 2 पे क्लोज्ड इंटरवल, x बिलोंग्स टू 2 पे क्लोज्ड इंटरवल, 4 पे ओपन इंटरवल, आंसर हो गया तुम्हारा डी, आंसर तुम्हारा हो जाएगा डी, डी। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, 2 से लेके 4 तक कोई सा भी नंबर तुम इसमें रखोगे तो
ये आपको एक जीरो क्वांटिटी ही देगा। 4 पे ओपन इसलिए क्योंकि 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 4 जैसे ही रखोगे पॉजिटिव नंबर आएगा, तुमको इक्वल टू जीरो बनाना है। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल था, समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय दिस। तो यार अगेन मॉड्यूलस फंक्शन है तो इसको रीडिफाइन करते हैं। पहले इस फंक्शन को, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। एफ एक्स क्या है तुम्हारा, मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर। तो ये जो है एक्स माइनस फोर है ना, ये कभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्वांटिटी है, मतलब एक्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स माइनस फोर ही खुलेगा, है ना, और अपॉन में एक्स माइनस फोर ही है। ठीक, इसी तरीके से जब x लेस देन 4 रखेंगे तो वो माइनस साइन के साथ खुलेगा, और अपॉन में x माइनस 4 है। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो देखो यहां से रीडिफाइन हो गया फंक्शन एफ एक्स 1 होगा या माइनस 1 होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है और जब x लेस देन 4 है। अब इसकी क्या पूछी है, डोमेन और रेंज। इसकी क्या पूछी है, डोमेन, इसकी रेंज पूछी है। तो रेंज निकालने का तरीका क्या बताया था कि केस वन कि यार इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इफ x, देखो रेंज यहीं से समझ में आ रही है, -1 और 1 दो ही नंबर देगा ये हमेशा। रेंज तो तुम सीधे ही लिख सकते हो, रेंज क्या होगी भाई, y की वैल्यू या f(x) की वैल्यू। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, -1 और 1। बहुत आसान था ये, तो ये आंसर हो गया इसका। भाई f(x) की वैल्यू तो -1 और 1 ही होगी ना, देख पा रहे हो तुम। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अब तुम बोलोगे यहां 4 रख नहीं सकते, अरे तो कैंसिल ही हो गया ना, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे आंसर क्या आ रहा है, 1, और x लेस देन इक्वल टू 4 पे आंसर आ रहा है -1। तो y की दो ही वैल्यू आ रही है, 1 और -1। तो रेंज मतलब y की वैल्यू, तो -1 और 1 इसकी रेंज हो गई। अगला सवाल बहुत आसान, खुद से अटेम्प्ट कर लो। 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज निकालनी। देखो डोमेन निकालना होता तो बहुत आसान है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होती कि भाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि 16 शुड बी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो x प्लस 4 एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो तुम्हारी जो x बिलोंग्स टू i वो कहां से कहां तक आई, -4 से 4। अब तुमको पता है ये तुम्हारा fx है, ये तुम्हारा fx है, ये fx मतलब ये तुम्हारा y है। तुमको वैल्यू क्या निकालनी है, y की। यार y जब x बिलोंग्स टू -4 से 4 है तो तुम इनपुट में -4 से 4 तक के नंबर ही रख पाओगे। तो यार मैं जब -4 रख रहा हूं तो फंक्शन क्या हो रहा है, 0। जब मैं 4 रख रहा हूं तो फंक्शन क्या हो रहा है, 0। मतलब फंक्शन कहीं से घूम के वापस आ रहा है ना। तो इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, जो भाई जब आपका मिनिमम पॉइंट, मतलब जो डोमेन का मिनिमम वैल्यू है, x का मिनिमम वैल्यू है और x का मैक्सिमम वैल्यू है, उस पे दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है y की, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपको ये देखना है रेंज निकालने के लिए कि यार तुमको पता है यार ये रूट है लगा है, मतलब y क्या होगा, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा क्योंकि रूट लगा हुआ है। अब रूट लगा हुआ है तो अपने को पता है स्क्वायर रूट फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पर क्या होगी वैल्यू, तो दैट विल बी वेरी इजी कि भाई 0 से शुरू होगी और जब x 0 हो जाएगा तो, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, किसी भी नंबर से किसी पॉजिटिव नंबर को माइनस करोगे तो नंबर छोटा ही होगा। अब मेरे को y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मतलब इसको मिनिमम होना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव नंबर मिनिमम कब होगा, जब ये पॉजिटिव नंबर की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब x 0 होगा तभी ये, क्योंकि x स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता कि यार ये नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता।
इस एक्स स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, तो ये 0 होगा तो रूट 16 मतलब y4, तो 0 से 4, तो रेंज आ गई इस फंक्शन की, दैट इज 0, y बिलोंग्स टू 0 to 4 आंसर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो डोमेन की बात करें तो x की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहा है तो y की बात कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी रेंज निकालने में, है ना, इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और सारे फंक्शन जो हमने डिस्कस किए उनकी डोमेन, उनकी रेंज, उनके ग्राफ में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच। काफी लंबा हो गया आज का लेक्चर पर काफी यूजफुल है। कभी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।